नमस्कार, मैं हूं अतुल चौरसिया। आपका खर्चा आपकी चर्चा हफ्ता दर हफ्ता हम एक बार फिर से लेकर आए हैं न्यूज़ लॉन्ड्री का हिंदी पॉडकास्ट एनएल चर्चा। आज की चर्चा में हम बातचीत करेंगे वोट चोरी के जो नए आरोप, जिसको एच बॉम्ब के नाम से बहुत समय से प्रचारित किया जा रहा था कांग्रेस पार्टी की तरफ से, वो सामने आ चुका है। राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दी है कि किस तरह से हरियाणा के जो चुनाव थे उन चुनावों में वोट चोरी की गई। उनमें बहुत तरीक़ों से जो इलेक्टोरल रोल है, जो मतदाता पत्र है, उसमें हेरफेर की गई, उसमें गड़बड़ियाँ की गई और उससे जुड़े उन्होंने बहुत सारे सबूत देने की कोशिश की है। उस पर चुनाव आयोग की जो प्रतिक्रिया आई है वो फिर से पुरानी ही है कि उनको एफिडेविट देकर शिकायत दर्ज करवानी चाहिए राहुल गांधी को। यही उनका स्टैंडर्ड एक जवाब जो होता है वही जवाब आया है, कोई और बात नहीं आई है ज़्यादा। लेकिन हम बात करेंगे इस पर जो राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में चीज़ें सामने आई हैं। इसके अलावा बिहार का चुनाव चल ही रहा है और इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक विशेष पैनल भी है। हमारे साथ स्टूडियो में हमारे साथ ही सीनियर जर्नलिस्ट नितिन सेठी हैं। नितिन, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया। और साथ में दो हमारे और साथी शार्दुल और विकास भी हैं यहाँ पर। आप दोनों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। थोड़ी देर में हमसे बिहार के एक पत्रकार तंजील आसिफ जुड़ेंगे और बिहार की जो पूरी राजनीतिक सरगर्मियां हैं, वहाँ पर जो कुछ चल रहा है, पहले चरण के चुनाव के बाद, पहले चरण के मतदान के बाद जो स्थितियां हैं, 121 सीटों पर 6 तारीख यानी कल मतदान हुआ है और हिस्टोरिकली कहा जा रहा है अब तक का जो इतिहास रहा है बिहार का, उसमें सबसे ज़्यादा मतदान हुआ है। 65% से थोड़ा सा ऊपर 65%। तो जो एक कन्वेंशनल विजडम है इलेक्शन से जुड़ा, वो कहता है कि जब बहुत ज़्यादा मतदान का प्रतिशत बढ़ता है या होता है तो वो लोगों के एंगर को दिखाता है, लोगों के फ्रस्ट्रेशन को दिखाता है और बदलाव की बात करता है। क्या बिहार उस कन्वेंशनल विजडम के साथ जाएगा या कुछ नई चीज़ें आएंगी, इस पर भी हमारी नज़र होगी। तो तंजील एक बार जब जुड़ेंगे तो उनसे हम बिहार की भी बात करेंगे। हमारा बिहार चुनाव से जुड़ा जो एनएल सेना प्रोजेक्ट है वो जारी है। आप हमारे इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में मदद करें, क्योंकि न्यूज़ लॉन्ड्री बिना किसी विज्ञापन के सिर्फ और सिर्फ सब्सक्राइबर्स के दम से अपनी पत्रकारिता करता है। आप जैसे तमाम सब्सक्राइबर्स जो हमारे तमाम एनएल सेना प्रोजेक्ट को मदद देते हैं, उनके ज़रिए वो सारी ग्राउंड रिपोर्ट, वो तमाम जो शोज़ हैं या फिर वो इंटरव्यूज़ है वो हम आप तक ला रहे हैं। तो इसको पूरा करने में मदद करें। आपको मेरे बगल में आपको एक QR कोड भी दिखेगा, ये हमारे एनएल सेना का QR कोड है। इसको पूरा करें ताकि हम अपनी इस कवरेज को और आगे ले जा सकें। और आप लोग लेटर ज़रूर भेजें, आपके पत्रों से हमें बहुत मदद मिलती है चर्चा को सुधारने में। इसमें क्या चीज़ें सही लगती हैं आपको, क्या गलत लगती हैं, क्या बदलने की ज़रूरत है, ये सारी चीज़ों को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपके फीडबैक हमें आते रहें। आज 7 नवंबर है, राष्ट्रगीत वंदे मातरम के आज 150 साल पूरे हो गए। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने इसकी स्मृति में एक पोर्टल जारी किया, साथ ही एक सिक्का और एक डाक टिकट भी जारी किया है। उन्होंने उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों को भी नमन किया जो वंदे मातरम की आत्मा को अपने हृदय में रखकर देश के लिए शहीद हुए। वंदे मातरम, मैं श्रोताओं के लिए छोटा सा जी के वंदे मातरम 1876 में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था, जिसको बाद में उनके उपन्यास आनंद मठ में उन्होंने 1882 में जोड़ दिया। जैसा कि शार्दुल ने बताया, 1896 में पहले कांग्रेस के अधिवेशन में पहली बार वहाँ पे उसको गाया गया वंदे मातरम। लेकिन मूल रूप से वंदे मातरम का जो राष्ट्रगीत का दर्जा जो जिस हिस्से को है वो शुरुआत के 2 स्टैंजा है जिसको राष्ट्रगीत का दर्जा है, और उसका जो प्रोटोकॉल है, उसका जो सम्मान है, वो राष्ट्रगान यानी जनगण मन के बराबर ही दिया जाता है। तो काफ़ी इसको लेकर बहस भाई साहब हुआ और एकदम आखिर में जाकर संविधान सभा ने इसको एक रास्ता निकाला कि दोनों के बीच में क्या तय किया जाए। तो जनगण मन को राष्ट्रगान का दर्जा चूँकि दिया जा चुका था, इसको राष्ट्रगीत के तौर पर मान्यता दी गई। और अमूमन ये आखिर में जब कोई कार्यक्रम सरकारी जो आयोजन होता है भारत सरकार का या सरकारों का, अंत में वहाँ पर वंदे मातरम होता है। तो ये इसका प्रोटोकॉल है। लेकिन आज मैं जब प्रधानमंत्री को सुन रहा था तो मुझे एक तो मुझे बड़ा अफसोस कि ये क्या आदमी है कि इस आदमी से अगर एक क्षमता, एक गुण वापस ले लिया जाए कि लड़ाने का, बंटवारा का, नफरत या 2 चीज़ों के बीच में
दो फांक करना या दूरी बढ़ाने का, ये केवल गुण इस आदमी से वापस ले लीजिए तो इस आदमी के पास पॉलिटिक्स के नाम पर कुछ बचता ही नहीं। वहाँ खड़े होके कि कैसे 1937 में इसको किया गया और कैसे नेहरू ने, देन अगेन नेहरू पे आ गया वो कि नेहरू ने कैसे इसको, इसकी आत्मा को छील दिया, इसको ख़त्म कर दिया, जो भी कि इसको दो हिस्सों में बांट दिया, व्हाटएवर। हर मोहल्ले में आप देखेंगे एक लड़का लड़की कोई एक होता है जिसका मज़ा सिर्फ यही होता है कि मोहल्ले में लड़ाई होती रहे। हाँ, उसका वर्चस्व उसी से बना रहता है और हर मोहल्ले में मिलेगा आपको। उम्मीद होती है कि शहर के नेता, देश के नेता ऐसे हों जो जोड़े, हाँ, जो हर रोज़ लड़ा के अपना वर्चस्व ना बनाएं पर लोगों को साथ जोड़ के। और लीडरशिप उसी को बोली जाती है, अच्छी लीडरशिप तो वही होती है जो देश को, खास करके ऐसे देश में जहाँ पे बहुत अलग किस्म के विचार हैं, अलग किस्म की सोच है, उन सबको साथ रखने के लिए आपको लीडर वो चाहिए जो, जैसे आप बोल रहे थे, हम दूसरे लोगों के फासले कम करें। और फासले कम करने में नेगोशिएशन बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। ऑफ कोर्स। पर अब आप सही बोले कि आदत है, ये मोहल्ले के वो बच्चे हैं जो लड़वाएंगे नहीं तो हफ्ता पूरा नहीं होगा। और हमारे अखबार भी ऐसे हैं और टीवी भी ऐसे हैं कि अगर उनको ऐसी एक सुर्खी नहीं मिलेगी तो जो असली खबरें वो छुपाएंगे कैसे। वंदे मातरम ऐसा नहीं है कि जो अकेला पूरा नहीं गाया जा रहा है, जनगण मन भी पूरा नहीं गाया जाता है, क्योंकि पूरा गाने के लिए आपको 8 से 10 मिनट का समय चाहिए, और सरकारी कार्यक्रम हैं या बाकी सब चीज़ें हैं तो समय भी एक मर्यादा होती है। तो एक तो आप वो नज़रिया भी है कि उसमें जो इसके कुछ ही स्टैंजा इस्तेमाल किए गए हैं उस गीत के, तो वो भी है उसमें। जनगण मन भी हम पूरा नहीं गा रहे हैं और वंदे मातरम तो है ही। तीसरा जो उसमें जो अगले स्टैंजा हैं जिनमें ये जिक्र है कि माँ देवी दुर्गा आप ही सब हैं और आप ही की हम मूर्ति पूजा कर रहे हैं, तो ये बात सही है। जब हम अपना संविधान सभा में हो रही थी सब चीज़ें और तब डिसाइड हो रहा था, तो मूर्ति पूजा एक अपने आप में डिबेट का विषय था, क्योंकि नास्तिक भी हैं सारे, तो हिंदू भी मूर्ति पूजा नहीं कर रहे हैं, सब लोग तो उस तरीके से देख भी नहीं हैं, और धर्म का तो एक उसमें विषय है ही। तो मुझे लगता है कि अननेसेसरी जो है एक बहस है, उसको जानबूझ के उस तरीके से मतलब एक नया टॉपिक जो है वो देने की वो है कोशिश है। आज आप 75 साल 70 साल पुरानी चीज़ों पे शिकायत कर रहे हैं तो ये आपकी प्रॉब्लम है, वो बात जा चुकी। आज जनता के जीवन से जुड़े कहीं ज़्यादा ज़रूरी मुद्दे हैं। जो आपने बात कही कि हर चीज़ में जो मैं पहले कमेंट भी कर रहा था रिकॉर्डिंग शुरू होने से पहले कि यार हर चीज़ में लड़ाई हो जाती है, हर चीज़ में ये नुक्ताचीनी क्यों करनी। और नेहरू जी, अरे भैया उस आदमी को मरे हुए इतने दिनों का, अब छोड़ दो ना, जाने दो चीज़ों को। दूसरों की अच्छाई याद रखनी चाहिए, बुराई तो अपनी बहुत है ख़त्म करने को। तो लेकिन ये राजनीति का तरीका है, ये हीन भावना भी है, इसे आप कुछ भी कह सकते हैं। तो हम अपने जो हमारा अगला और मुख्य विषय है उस पर आते हैं। राहुल गांधी ने अपना जो अभियान है ये वोट चोरी का, उससे जुड़ा एक्सपोजे का, उस पर अपना तीसरा प्रेस कॉन्फ्रेंस, जैसा शार्दुल ने बताया, उसको कर दिया है। और एच बॉम्ब के नाम से इस चीज़ को बहुत हाइप किया गया था। हरियाणा से जुड़ा ये एक्सपोजे था जिसमें जो महत्वपूर्ण चीज़ें निकल के आई वो ये है कि बड़े पैमाने पर हरियाणा के चुनावों में वोट चोरी या वोट के उसमें हेराफेरी की गई, और मतदाता पत्रों में जो नाम है, जो वोटर्स हैं, उसमें हेरफेर की गई। किस तरीके से की गई उसमें उन्होंने जानकारियां दी हैं। वो जानकारी इस तरह की, जैसे एक उन्होंने ब्राज़ीलियन एक महिला है, उनका फ़ोटो एक ही बूथ, एक ही कंस्टिट्यूंसी के विधानसभा क्षेत्र के 10 अलग अलग बूथ पे 22 जगह पे मौजूद है वो महिला। प्रथम दृष्टया एक चीज़ समझ में आती है कि कोई ब्राज़ीलियन कोई महिला की फ़ोटो एक ही कंस्टिट्यूंसी के 10 अलग अलग बूथों में किया गया है, तो किसी ने ये करवाया होगा, या किसी एक महिला का 100 से ज़्यादा जगहों पे इस्तेमाल हो रही है फ़ोटो। तो ये देख के लगता है इलेक्शन कमीशन जो रवैया इस पर है वो अपने आप में बड़ा चिंताजनक रहता है। हमेशा उसका ये कहना है कि आप एफिडेविट दीजिए, शिकायत दर्ज कराइए। आपको जब पहले दे दिया गया था मतदाता पत्र, तो आपने उस समय कोई शिकायत क्यों नहीं दर्ज करवाई? ये वैलिड वो जवाब है नितिन? फालतू है, एकदम फालतू है। आप देश की किसी पॉलिटिकल पार्टी पे रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ रहे हैं कि आप देश का वोटर रोल साफ करें। हाँ। आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो बिहार में भी हुआ। तो इलेक्शन कमीशन किस लिए है? और उसकी जो इतनी आर्मी है BLOs की, और इस बार तो बोला गया हमने लाखों वॉलंटियर्स भी बिहार में लगवा दिए हैं साथ में। तो अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी नहीं है, आप हमारे पब्लिक सर्वेंट है जिसको हमने हायर करके वहाँ रखा है, एक काम करने के लिए रखा है। आप
बोलें कि कॉन्स्टिट्यूशन में मेरे पास पूरा डिस्क्रिप्शन है जो है कि मैं इलेक्शन जैसे कराना चाहूँ कराऊँ, लेकिन गड़बड़ हो तो पॉलिटिकल पार्टीज ठीक कराएं, वो नहीं कराएं तो वो रिस्पॉन्सिबल है। ये तरीका नहीं है। ये तो सरकार भी फिर शुरू कर देगी अगले दिन की भाई स्कीम मैंने चला ली, स्कीम में करप्शन है तो आप बताएंगे, मेरा काम नहीं है उसको चेक करना, आप नहीं बताएंगे तो मैं करप्शन चलने दूंगा। हाँ, तो ये मतलब लॉजिक ही नहीं है इसमें कि आप पॉलिटिकल पार्टी जिसका काम अपनी पॉलिटिक्स चलाना है उसको आप बोलें कि आप हमारा वोटर रोल साफ करते रहे। जो निश्चय की कमी है कि हम पारदर्शिता नहीं देंगे आपको, सवाल पूछना हमारी गरिमा गिराना, जबकि सवाल पूछना किसी भी ऐसी संस्था से जो सरकारी पैसे से, जनता के पैसे से चल रही है, जो सरकारी का मतलब है जो जनता के लिए है, जो संवैधानिक है, उसे तो आइडियली नेताओं को भी जवाब नहीं देना चाहिए। लेकिन ये है पुराने ब्यूरोक्रेट। तो सामंतवादी और चाटुकारिता ना एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जैसे वो माता बहनों की बात कर रहे थे, अब इनसे कोई पूछे एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति को ऐसी चमचागिरी करनी चाहिए क्या? नहीं करनी चाहिए। वो यही तो कह रहे थे, ऐसी बातें करनी चाहिए कि भाई तुम्हें चमचागिरी करनी, तुम्हारे अंदर जरा सा भी सारा विवेक आपका मर चुका है कि आप भारत के संविधान की शपथ ले रहे हैं और आप ये भी बताने को तैयार नहीं है। सीसीटीवी फुटेज की महत्ता ज्यादा पब्लिक की नजर में इसलिए आई क्योंकि वो चंडीगढ़ वाला जो हुआ था 1.5-2 साल पहले, तब से सीसीटीवी फुटेज आप देंगे ही नहीं। अब आप राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आई थिंक अगर आप क्रिटिकली हम बोलें, जैसे शार्दुल आप भी बोल रहे थे, एक कि जिनके पास 2 या 2 से ज़्यादा वोटर आईडी कार्ड्स हैं और जिसमें फ़ोटो गलत लगी है, ये क्लियरली सीरियस इशू है। हमारे एक्सपीरियंस में, मैं गलत भी हो सकता हूँ हरियाणा के केस में, बट बिहार में जो हमने देखा, जो लोग आपको 800, 900, 600 लोग एक घर में क्लब कर दिया गया है, उसमें अमूमन हमने पाया कि ज़्यादातर लोग हैं उनके एड्रेस गलत हैं, वो वेरीफाई नहीं हो सकते इसलिए अगर कोई चाहे, और उसमें कभी कभार कुछ फ्रॉड भी आता है। तो ऐसा नहीं कि वो 200 के 200 फ्रॉड हो गए, पर 200 में 4 छुप गए तो आपको पता नहीं चलेगा कभी। तो वो एक लोअर डिग्री ऑफ रिस्क है, लेकिन वो भी वैलिड है और लॉ बोलता था कि वो चेक होना चाहिए, जो नहीं हो रहा है। और अब इनके ज्ञानेश कुमार जी के टोन से लगता है कि चेक करेंगे ही नहीं। हाँ। जो बहुत चिंताजनक है। एसआईआर पे जो बात हुई थी, जो पिछले दिनों एसआईआर अनाउंस हुई, तो इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हम फेज वाइज जो है सब जगह करेंगे। तो उन्होंने 2003 का और 2002 का जो है वो लिस्ट बाहर निकाला, वो कैप डाली कि यहाँ से इलेक्शन कमीशन की शुरुआत हुई। 2003 और जब ये दौर था तो उस वक्त मैं जो है स्टडी कर रहा था, और तब मैंने देखा कि हमारे यहाँ जब होगा एसआईआर तो मेरा नाम तो नहीं होगा, नेचुरल सी बात है, मैं नहीं। तो मैंने कहा कि मेरे माँ बाप का नाम होगा लिस्ट में। तो जहाँ हम अभी शिफ्ट हो गए हैं, वहाँ रह रहे हैं शहर से बाहर निकल के, वो एरिया ही पूरा 20 साल में डेवलप हुआ है। वहाँ की लिस्ट में जो है मात्र 600 नाम हैं और उसमें भी 5 वार्ड बन गए हैं। वो सारे लोग कैसे प्रूफ लेके आएंगे अभी की एसआईआर में? हम जिन लोगों ने 3 इलेक्शन में तो मैं वोट डाल चुका हूँ, वो आपको 12-13 डॉक्यूमेंट में से वो सारे दिखाने पड़ेंगे। वो एक तो वो इशू, दूसरा ये है कि जो डुप्लीकेशन की बात आप कर रहे हैं, आधार तो बायोमेट्रिक है, आधार है, उससे तो एकदम से आसानी से हो जाएगा। आधार से क्या समस्या हो रही है इलेक्शन कमीशन को? था ना कि भाई आपने इतना बड़ा आयोजन किया आधार को कि बायोमेट्रिक हो जाए और उससे बहुत सारा आपका जो छेद्स हैं, जो होल्स हैं, आप उसको प्लग इन कर लेंगे, हर आदमी का बायोमेट्रिक डाटा से 1 मिनट में ट्रेस हो जाएगा। वो हुई नहीं। और यहाँ पर मैं यही कह रहा हूँ कि बहुत सारे लेवल पे जो इलेक्शन कमीशन का इंटेंशन है वो प्रॉब्लमेटिक है। आप सीसीटीवी बहुत कन्वीनियंटली कह देते हैं कि वो डिलीट कर दिया हमने, आप वो डुप्लीकेसी वाला सॉफ्टवेयर यूज करना बंद कर चुके हैं, आप ये आधार को एज अ डॉक्यूमेंट मान ही नहीं रहे हैं, आप अपने द्वारा दिए गए आई कार्ड को भी, वोटर आई कार्ड को भी प्रूफ नहीं मान रहे। कुल मिलाजुला के आपका जो पूरा रवैया है वो केवल ये दिखाता है कि जो इलेक्शन कमीशन का सोल कोर विजन मोटिव था कि एक भी आदमी वोट देने से छूट न जाए, यहाँ पे क्या है कि आपने सारा का सारा बर्डन वोटर पे डाल दिया कि तुम प्रूव करो हो, नहीं तो तुमको हम बाहर कर देंगे। बिहार में चुनाव चल रहे हैं और पहले चरण का मतदान हो चुका है। वहाँ पर ऐतिहासिक रूप से काफ़ी ज़्यादा मतदान पहली बार दर्ज किया गया, 65% के आसपास जो 121 सीटों पर मतदान हुआ है। और इस पहले चरण में जो महत्वपूर्ण कैंडिडेट हैं उसमें सारे लोगों का चुनाव हो चुका है, जिसमें तेजस्वी यादव आदि तमाम नेता हैं। तो तंजील हमारे साथ जुड़ गए हैं। तंजील मैं मीडिया के नाम से, जो सीमांचल बिहार का इलाका है, उस इलाके में एक डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म चलाते हैं। तो कुछ बिहार में जो अब सेकंड फेज़ में जो मतदान जहाँ पे होना है वहाँ पर किस तरह के मुद्दे हैं,
किस तरह के कौन कौन महत्वपूर्ण चेहरे हैं जिनके फैसले होने वाले हैं? तो सीमांचल के जो बड़े नेता हैं, पहले तो जो कांग्रेस के विधायक दल के नेता हैं शकील अहमद खान, वो कटिहार के कदवा से विधायक हैं। इम्पोर्टेंट फेसेस की अगर बात करें, उनके खिलाफ जदयू ने पूर्व सांसद कटिहार के हैं दुलाल चंद्र गोस्वामी, उनको उतार दिया है। ये इम्पोर्टेंट फेसेस हैं। उसके बाद आप पूर्णिया में आ जाइए, तो पूर्णिया में पूर्णिया के पूर्व सांसद थे जदयू के संतोष कुशवाहा, वो बागी होकर राजद उन्होंने ज्वाइन कर लिया है, और उनको राजद ने नीतीश सरकार में लेसी सिंह मिनिस्टर रही हैं, रेगुलर ही मिनिस्टर रहती है और नीतीश जी के काफ़ी करीबी मानी जाती हैं। उनके खिलाफ राजद ने उनको उतार दिया है। उसके बाद पूर्णिया में ही जो AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष हैं, पूर्णिया के अमौर से विधायक हैं वो, उनके खिलाफ फिर कांग्रेस ने पुराने कैंडिडेट हैं 6 बार के विधायक कांग्रेस के, जलील मस्तान को उतारा है। तो अख्तरुल इमान, जलील मस्तान और जो जदयू के कैंडिडेट हैं, वो उनके पास ये रिकॉर्ड है कि बीजेपी के टिकट पर जीतने वाले अकेले मुस्लिम विधायक बिहार के वो रहे हैं 2010 में, तो वो जदयू के कैंडिडेट हैं। वो ये हो गया। इधर कटिहार शहर में आप जाएंगे तो कटिहार शहर जो यहाँ के पूर्व डिप्टी CM थे बीजेपी के तारकिशोर प्रसाद, वो वहाँ से लंबे समय से विधायक हैं 2005 से ही। उनके खिलाफ बीजेपी ने उनके खिलाफ महागठबंधन ने बीजेपी के ही एक बड़े नेता हैं अशोक अग्रवाल, वहाँ पे उनके बेटे को VIP के टिकट पर खड़ा कर दिया है, और उनकी बीजेपी और बीजेपी के जो और सिस्टर ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनमें काफ़ी पकड़ मानी जाती है। उनके बेटे सौरभ अग्रवाल को VIP के टिकट पर खड़ा कर दिया, तो उनको भी वहाँ पे काफ़ी कंपटीशन फेस करना पड़ रहा है। किशनगंज आ जाते हैं तो किशनगंज में सबसे बड़ा चेहरा किशनगंज के 4 विधानसभाओं में मास्टर मुजाहिद आलम है, जो जदयू के बड़े नेता हुआ करते थे, वो भी अब राजद में आ गए हैं। 2 बार जदयू के विधायक रहे हैं और पिछले लोकसभा चुनाव में सेकंड पे आए थे जदयू के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ते हुए। तो ये तो हो गए सीमांचल के इंपॉर्टेंट फेसेस, जो 4 जिले और मुद्दे इशूज। जी, इश्यूज की बात करें तो अभी भी प्राइम मिनिस्टर मोदी का आप लास्ट 2-3 दिन की सभाएं देखेंगे कटिहार और अररिया, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी और बीजेपी अब तक बहुत ज्यादा फोकस्ड है कि घुसपैठ को ही मुद्दा बनाए। कितने घुसपैठिए होंगे उस साइड में? वही SIR से जबकि ये साबित हो गया कि कुछ भी नहीं है, फिर भी आप देखेंगे कटिहार में मोदी जी ने बिल्कुल लगभग 5 मिनट डेडिकेट किया सिर्फ इसी मुद्दे पे। और ऐसे ही नहीं बल्कि ये कह के डायरेक्ट उन्होंने ऐसे स्पीचेस में ऐसी बातें कही कि क्या आपका राशन घुसपैठों को दे देना चाहिए। दूसरी चीज़ है जो पूरे बिहार में चल रहा है, एक रोजगार बहुत बड़ा मुद्दा है। और रोजगार इस चुनाव में क्योंकि पार्टियों ने रोजगार पर बोलना शुरू किया है और वादा किया जा रहा है रोजगार का, और खासकर तेजस्वी ने जब ये बात बोल दिया है कि हर घर सरकारी नौकरी, तो ये सुनने में बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव एंड फैशनेबल लगता है कि कोई भी घर बिहार का ऐसा नहीं रहेगा जिसमें सरकारी नौकरी नहीं रहेगी। तो ये, और लोगों को समझाना ये बहुत ईजी हो गया है, तो ईजीली लोग रेजोनेट करते हैं, सरकारी नौकरी की बात बहुत जल्दी लोगों के दिमाग में बैठ जाती है। तो ये वाला चीज़, इस चीज़ की चर्चा बहुत ज़्यादा है। ये बिहार का एक तरह से आप दुर्भाग्य भी कह सकते हैं कि विपक्ष में भी अभी भी झूठ बोल रहे हो। ये सरासर झूठ है। हर परिवार से आप दे नहीं सकते नौकरी, कुल में ले दे के वो 22 लाख नौकरियां ही हैं। क्या आप बाकियों को निकाल देंगे तब नहीं नौकरी देंगे? कैसे होगा वो असंभव है। उसका तरीका है कि सरकारी नौकरी क्या होती है उसकी डेफिनेशन बदल दी जाएगी। अगर आप 60 दिन भी साल में काम किए तो आपको बोला जाएगा कॉन्ट्रैक्ट पे। तब भी हर परिवार में एक नौकरी देना इस सिस्टम में, लाइक आइडियल सिचुएशन में, हाइपोथेटिकल में वो हो सकता है, उसमें भी बहुत आप उसे स्टैटिस्टिकली जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। और वो भी 20 दिन के अंदर कह रहे हैं ना, 20 दिन के अंदर हम कानून लाके उसे 20 महीने में इंप्लीमेंट करना शुरू कर देंगे। अगर विपक्ष से सही से लड़े तो लड़ने को बिहार में बहुत कुछ है। जब मैं पढ़ रहा था और उनके बयान पढ़ रहा था तो मुझे यही समझ आया कि ऐसे ऐसे वादे भाजपा ने भी ऐसे सब्ज़बाग दिखाए हैं कि वो AI के, जब हम बात कर रहे थे SIR से रिलेटेड, जब चुनाव आयोग से रिलेटेड पिछले विषय पर, AI का हब बनाएंगे बिहार को और डेटा बैंक्स का। अरे यार, तुम पानी पहुंचा नहीं पा रहे, AI का हब बनाओगे, कम से कम ज़मीन से जुड़ी बात तो करो। इतनी खतरनाक बातें करते हैं कि जैसे अब बस 5 साल में स्वर्ग बन जाएगा, तो पिछले 20 साल में क्यों नहीं हुआ, ये कोई पूछने वाला नहीं। वो स्वर्ग के आउटर पे पहुंच गए। आउटर पे पहुंच गए। शाहदुल आप बोल रहे हैं, इसका एक वरी जो सबको होना चाहिए, सिर्फ बिहार में नहीं, कि अगर आपकी राजनीति इस तरफ जा रही है, हाँ, जहां आप खरीदने का वोट भी पैसे पहले 500-200 रुपए बिहार में कम है, कई स्टेट्स में होता था कि नेता अपनी जेब से देते थे जी, अब आपने वो भी सरकार की जेब से निकाल दिया। दूसरा, जैसे आपने बोला कि आप स्कीम्स वो बोल रहे हैं जो बिहार की इकोनॉमी को बदल नहीं सकती। अगर आप कोई भी
पार्टी हो, चाहे कांग्रेस है या बीजेपी है, तीसरा भी हो, बोले कि अब सारा काम सरकारी नौकरियों से होगा, कि पूरी इकोनॉमी सरकारी नौकरियों पे चलेगी, जी सबको पता है कि किस रास्ते ले जाएगा आपको, है ना, जी। कि या तो होगा नहीं, और हो गया तो होने से और नुकसान होगा। डिजास्टर हाँ, हो जाएगा। हाँ, तो ये चिंता ये है कि आपकी अगर 2 बड़ी पार्टी देश की इस रास्ते पे निकल पड़ी तो ये हर जगह रेप्लिकेट होगा और उसका कॉन्सिक्वेंस पूरी इकोनॉमी पे आएगा। जो हम बात करें सारी नगद देने की और सब की, इसमें मुझे लगता है कि ये तो सब हमेशा से रहा है, सिर्फ स्वरूप बदला है। इस बार थोड़ा पैसे दिए जा रहे हैं, वो एक दूसरे सेक्शन को दे रहे हैं, महिलाओं को। जैसे हम लोकल इलेक्शन में देखें तो दारू बढ़ती थी, किस लिए बढ़ती थी सबको पता अभी है, भी बढ़ रही है। अभी भी बढ़ती है, लेकिन अब थोड़ा सा दूसरे तरीके से। अब भाई आप डायरेक्ट दारू से वोट नहीं खरीद सकते, पकड़ी जा रही है, इलेक्शन कमीशन में चला जाता है, ये वो सारी चीज़ें और चीज़ें। हाँ, तो अब अच्छी थोड़ा नहीं सा मिल रही अब बिहार हाँ, में। अब आप थोड़ा पुलिस दूसरा वाले पहले तरीका ले गए ढूंढिए सारे। उसका, तो मुझे लगता है। अब ये लेकिन तो- ये उससे तो इलेक्शन इनका कितना प्रभावित आजमाया होते हुआ थे, ये भी फार्मूला सवाल हो है। गया बिहार में तो दारू चूहे भी पी गए थे, वो गोदाम में रखे थे ये थाने तो में। खैर अलग बातें हैं। मैं कह रहा हूँ उससे इलेक्शन कितना ही प्रभावित होते थे। बहुत से लोग उसमें भी ऐसे थे जो आपसे भी पेटी ले रहे हैं, इधर से भी पेटी ले रहे हैं, वोट वहीं जाएगा जहाँ उनको देना है। हाँ, तो ये फार्मूला तो केजरीवाल ने दिया था ये ना कि मुझे पैसा सब हाँ, जगह से लेना, वोट हमको दे हाँ, दीजिए। वोट हाँ, हमको दे और ये ना प्रियंका हर- गांधी ने भी यही कहा इस बार भी कि ठीक है वो 10,000 दे रहे हैं, आप ले लीजिए, वोट आप सोच समझ के दीजिए। मुफ्त में बस इतना ही। अगर आप पूरी चर्चा सुनना चाहते हैं तो न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब कीजिए, और सबसे बेहतर तरीका यह है कि आप हमारे ऐप पर इस पॉडकास्ट को सुनें, और तमाम हमारे जो पॉडकास्ट हैं उसको हमारे ऐप पर सुनें। यह गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर पर सब जगह उपलब्ध है। न्यूज़ लॉन्ड्री किसी भी तरह का विज्ञापन नहीं लेता, ना किसी राजनीतिक दल का, ना किसी सरकार का, ना किसी कॉरपोरेशन का। हम सिर्फ और सिर्फ कोशिश करते हैं कि पब्लिक इंटरेस्ट का जर्नलिज्म करें, पब्लिक जनहित की पत्रकारिता करें, और इसके लिए लोग इसमें इन्वेस्ट करें, लोग पत्रकारिता में निवेश करें। उसका तरीका है सब्सक्रिप्शन। तो सब्सक्रिप्शन के हमारे टैग पर जाइए, वहाँ पर अपनी मनचाही रकम पे कीजिए और न्यूज़ लॉन्ड्री का सब्सक्रिप्शन लीजिए, और गर्व से कहिए, मेरे खर्च पर आज़ाद हैं खबरें।